जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 10th का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। इसके बाद आप सभी के मन में यही सवाल चल रहा होगा कि 10th के बाद क्या करें, क्योंकि 10th ऐसी क्लास होती है जिसे पास करने के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। यही स्ट्रीम आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आने वाले समय में आप क्या करोगे और क्या बनोगे। बेसिकली 10th क्लास पास करने के बाद काफ़ी कम टाइम होता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए और किस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इसी कंफ्यूजन के साथ हम इस क्लास को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में सबसे पहला सवाल जो आ रहा होगा कि हमें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए। इन स्ट्रीमों की संख्या 3 है: आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इसका मतलब ये हुआ कि 10th के बाद आपके सामने 3 तरह की स्ट्रीम आती हैं। 10th के बाद आपके सामने 3 तरह की स्ट्रीम आती हैं। पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, तीसरा साइंस। हम इस क्लास में ना तो साइंस की बात करेंगे, ना ही कॉमर्स की बात करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे आर्ट्स की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें आर्ट्स क्यों ऑप्ट करना चाहिए। तो शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमें स्ट्रीम जब चूज करना होता है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली, हमारा इंटरेस्ट, और दूसरा सिचुएशन। इन दोनों के बेसिस पर आपको अपनी स्ट्रीम चुननी पड़ती है। आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, सबकी वैल्यू एक समान है। बेसिकली स्ट्रीम चूज करने के लिए आपको इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपने सोच रखा है कि मुझे वकील बनना है, यदि आपने सोच रखा है कि मुझे जज बनना है, यदि आपने सोच रखा है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, यदि आपने सोच रखा है कि मुझे एक टीचर बनना है या प्रोफेसर बनना है, अगर आपने ऐसे सपने देखे हुए हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको आर्ट्स चूज करना चाहिए। यानी आर्ट्स चूज करने के लिए इस तरह के सपने आपके होने चाहिए। यानी अगर आप आर्ट्स चूज करते हैं, आर्ट्स ऑप्ट करते हैं, तो आप एक वकील बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एक जज बन सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं। यानी यदि आप आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं तो आप लॉयर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप चाहें तो टीचर बन सकते हैं। इस तरह के अगर आपके सपने हैं तो आपको आर्ट्स ऑप्ट करना चाहिए। यह है प्रॉफिट ऑफ आर्ट्स। यानी अगर आप आर्ट्स को चूज करते हैं तो आप ये बन सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि हमें स्ट्रीम किस तरह से चूज करना चाहिए। पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, उसके बाद सिचुएशन देखनी चाहिए,
सिचुएशन का मतलब होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है आपकी। इन दोनों के बेसिस पर ही आपको अपना स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहिए। इसे अगर कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो वो नोट कर सकता है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना है और किस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना है। 10th का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, इसलिए ज्यादातर बच्चों ने अपना मन बना लिया होगा कि किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना है और किस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना है। यदि आपने आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्ट करने का मन बना लिया है तो आर्ट्स स्ट्रीम में इस साल आप 11th क्लास को पढ़ोगे, यानी आपका इंट्रोडक्शन जो होगा वो 11th क्लास से होगा। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में जो आ रहा होगा कि 11th क्लास में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 11th क्लास में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनमें कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं तो कुछ सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल हैं। इसके अलावा अगर इनसे भी ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम एडिशनल सब्जेक्ट भी कहते हैं, उन्हें भी स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनका जो कॉम्बिनेशन होता है या जो आपको लेना होता है ये स्कूल वालों को देना होता है। ये बेसिकली स्कूल पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है और उसमें से आपको एक जो सब्जेक्ट हैं जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनको चूज़ करना पड़ता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको चूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हो तो उनमें से भी कोई भी एक आप ऑप्ट यानी चुन सकते हो। तो बात करते हैं कि 11th क्लास में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो 11th क्लास में बेसिकली आपको जो है वो 4 सब्जेक्ट्स जो पढ़ने पड़ेंगे वो कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे आपके। 4 सब्जेक्ट क्या होंगे आपके? कंपलसरी होंगे। इसमें एक सब्जेक्ट जो आपका होगा वो आपका ऑप्शनल होगा। इस तरह आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा कि 4 कंपलसरी और एक ऑप्शनल के साथ आपके पास मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कितने सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। कम से कम इतने सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई बच्चा अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसे एडिशनल सब्जेक्ट कहा जाता है, वो भी ऑप्ट कर सकता है। एक सब्जेक्ट्स जो है वो आपका एडिशनल होता है। इसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, ये मिनिमम है, यानी कम से कम हमें 5 सब्जेक्ट मिलेंगे 11th क्लास में। 6 सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत क्यों है? इस एडिशनल सब्जेक्ट को एक सेफ्टी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका जो 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। यदि आप ऑप्शनल में अगर फेल हो जाते हो तो ऐसी स्थिति में आपको फेल माना जाएगा। इसलिए अपना ईयर बचाने के लिए ज़्यादातर स्कूल आपको एडिशनल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपका छठा सब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह 11th क्लास में मिनिमम आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें यदि आप ऑप्शनल में फेल हो जाते हो तो एडिशनल के बिहाफ पर आपको पास कर दिया जाता है। यदि आप ऑप्शनल में अगर पास हो जाते हो तो एडिशनल की वैल्यू
ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी एडिशनल की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए ज़्यादातर स्कूल इसको प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं कि भैया अभी आपने समझाया कि 4 सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, एक सब्जेक्ट क्या होता है आपका ऑप्शनल होता है। इस तरह हमारे पास मिनिमम जो सब्जेक्ट्स की संख्या 11th क्लास में होती है वो 5 होती है, और हम सेफ्टी के लिए एक और सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं जिसे एडिशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, किन को हम कंपलसरी सब्जेक्ट कहेंगे और किन को ऑप्शनल सब्जेक्ट कहेंगे, तो देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स, मैं वो सब्जेक्ट्स आपको बता रहा हूँ जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि देखा जाए, आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना पड़ता है। हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ता है। इसमें दूसरा सब्जेक्ट आपका जो होता है वो हिस्ट्री होता है। तीसरा सब्जेक्ट आपका जो होता है वो पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस होता है। आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 11th क्लास में जियोग्राफी भी होती है, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी आपको 11th क्लास में मिलती है, यानी आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको सोशियोलॉजी भी मिलता है आपको। इसके अलावा अदर लैंग्वेज में आपको संस्कृत, पंजाबी या फिर उर्दू में से कोई से भी आप एक लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो इसे ऑप्ट कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं। इसमें फिजिकल एजुकेशन को भी जगह दी जाती है। आजकल फिजिकल एजुकेशन ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे। इस तरह अगर देखा जाए तो आपके सब्जेक्ट्स की जो संख्या होती है उसमें 5 आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। इसमें आप हिंदी इंग्लिश में से कोई सा भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ स्कूल आपको ये दोनों प्रोवाइड कराते हैं। अगर ये दोनों आपको मिलते हैं तो बच्चे जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं वो आप इनमें से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। जैसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कहा जाता है वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं सब्जेक्ट्स के जो आपको आर्ट्स में लेना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, बेहतर हो सके। तो इससे पहले आप नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर, नोट करने से। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बेटर फ्यूचर के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल अपने हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स देने की कोशिश करेगा जो उनके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिनका कॉम्बिनेशन बेटर है। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की।
कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की। इसमें जो आपके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, पहले नंबर पे अगर मैं कहूँ तो आप हिस्ट्री के साथ पोल ले सकते हैं, और पोल के साथ अगर आपको मैथ पढ़ने का शौक है और आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मैथ मैं आर्ट्स में भी पढूं, तो आप इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है जो आपको लेना चाहिए। एक तो आपका सब लैंग्वेज तो है, हिंदी इंग्लिश में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। अगर आपने दोनों ले लिए, हिंदी और इंग्लिश, तो फिर ये तीन आप ऑप्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स। दूसरा जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री आप इसमें रख सकते हैं, पोल साइंस भी आपका रहेगा, और इसके साथ आप जियो रख सकते हैं अपने लिए, जियो, जिनको इस तरह ये सेकंड कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कहे जाते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर के लिए। ओके। अगर बात की जाए तो कुछ बच्चे सोशियोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं कि वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री और पोल के साथ, हिस्ट्री और पोल के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ वो सोशियोलॉजी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन यूजफुल कैसे हैं? यदि कोई बच्चा आगे जाकर एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर में उसका काफ़ी बेहतर एक तरह से स्कोप है, तो आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स का ले सकते हैं कॉम्बिनेशन। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि मुझे एक लेक्चरर बनना चाहिए, तो हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी को आप ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री और पोल साइंस और सोशोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे विकल्प हैं। इसमें अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो दोनों लैंग्वेज को रखना पसंद करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को रखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ स्कूल जो हैं 11th क्लास में इन दोनों में से सिर्फ आपको एक देते हैं, और कई बार नंबर के बिहाव पर आपको एक और लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ती है, जिसमें से आप या तो संस्कृत ऑप्ट कर सकते हैं, पंजाबी ऑप्ट कर सकते हैं या उर्दू ऑप्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास जो दूसरा लैंग्वेज होता है, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, आप इनमें से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं, इन तीनों में से। जो स्कूल आपको हिंदी इंग्लिश प्रोवाइड करते हैं इनमें आपको ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार आपको हिंदी के साथ इंग्लिश नहीं मिलता है, तो आप इनमें से किसी एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के, जो आपको जानना जरूरी था, क्योंकि बेहतर फ्यूचर के लिए इनमें से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसे नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिएगा। नोट करने से आप अब आपको 11th क्लास के हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आपको 11th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ना क्या है।
बेसिकली 11th क्लास की हिस्ट्री जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो अभी जैसे क्लास आगे बढ़ती है आपको मालूम चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। व्हाट इज हिस्ट्री? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, व्हाट इज हिस्ट्री? तो आप कहेंगे कि हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट, यानी हिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं, यानी जो अतीत की बातें होती हैं उन्हें ही हिस्ट्री कहा जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पास्ट। क्या ये सही है? क्या आपके पास जो जानकारी है कि हिस्ट्री का मतलब पास्ट होता है, ये सही है? अभी हमारी क्लास को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं स्टार्ट हुए, तो ये जो बीता हुआ समय है, यानी जो पास्ट है, बीत गया जो, क्या उसे मैं हिस्ट्री कह सकता हूँ? तो आप में से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि जी भैया आप बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पास्ट होता है। बट ऐसा नहीं है। हम हर बीते हुए समय को हिस्ट्री नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एक फैक्चुअल स्टडी पर डिपेंड करता है। हिस्ट्री क्या कहता है कि जो पास्ट में या जो बीत चुका है उसका एक टाइम ऑफ पीरियड होना चाहिए, क्योंकि आप इस पास्ट में जो चीजें हो रही है और नहीं भी हो रही है उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे बताएंगे? उसका कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ पीरियड ऑफ द इंसिडेंट। यानी हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? कि हिस्ट्री का मतलब हो गया कि एक टाइम ऑफ पीरियड में कोई घटना घटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। अब वो घटना जो होगी, जो घटेगी, वो कब घटेगी? वो पास्ट में घटेगी, क्योंकि हम बात, घटना घटेगी तभी तो हम बात करेंगे। तो बेसिकली वो पास्ट की कहानी है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली हिस्ट्री का मतलब होता है टू नो अबाउट पास्ट। टू नो अबाउट पास्ट यानी अतीत के बारे में जानना ही, अतीत के बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास का मतलब क्या होता है। टू नो अबाउट द पास्ट, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। अब सवाल आपके मन में एक बड़ा ही तड़कता भड़कता आ रहा होगा। वो क्या आ रहा होगा? कि भैया हम हिस्ट्री की, पास्ट की बात कैसे करते हैं? क्योंकि ना तो मैं उस टाइम पर था और ना आप थे। ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट की बात कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको अपने गली की, अपने मोहल्ले की, अपने आसपास की जानकारी कैसे मिलती है? तो आप कहोगे कि गले मोहल्ले में जो जानकारी है वो हमारे आसपास के लोगों के द्वारा मिल जाती है। अगर मैं बात कहूँ कि आपके आसपास की जो जानकारी होती है वो आपको कैसे मिलती है, तो आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ रिलेटिव होंगे, इसके अलावा कुछ ऐसे बाहरी व्यक्ति होंगे। उन सब से जब आप बातचीत करते हो तो आपको उनकी जानकारी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या आपसे कह सकता हूँ कि जो आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उस टाइम पे ये चीज हो चुकी थी, क्या मैं उसे आपका खबरी कह सकता हूँ? ऐसे ही इतिहास यानी पास्ट की जब हम बात करते हैं तो आपके पास्ट की बात करने के लिए एक खबरी होता है। उस खबरी को हम सोर्स के नाम से जानते हैं। अब ये सोर्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि सोर्स जो होता है एक खबरी होता है, ये एक खबरी की तरह काम करता है। तो बात करते हैं अब सोर्स की। ये सोर्स भैया हमें बताता कैसे होगा हमारे पास्ट के बारे में?
तो बेसिकली जो सोर्स होता है वो दो तरीके से हमें पास्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है, पास्ट के बारे में बताता है। पहला जो तरीका होता है, पहला जो तरीका होता है सोर्स का, वो रिटन होता है। क्या होता है? रिटन होता है। यानी वो या तो हमें रिटन तरीके से बताता है, लिखे हुए रूप में बताता है, या फिर हमें नॉन रिटन तरीके से बताता है। कैसे बताता है? नॉन रिटन तरीके से, अलिखित रूप में हमें बताता है। याद रखिएगा, जो सोर्स है या तो हमें लिखित रूप में बताता है पास्ट के बारे में, या तो हमें अलिखित रूप में बताता है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है और हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ओके, इसी को आप किताबी लैंग्वेज में जो आपके रिटन होते हैं उन्हें लिटरेरी सोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स बोला जाता है। जो आपके नॉन रिटन सोर्स होते हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि हम जब पास्ट की बात करते हैं तो हम सोर्स के बिहाफ पर बात करते हैं। जो कुछ सोर्स आपके रिटन फॉर्म में होते हैं और कुछ सोर्स आपके नॉन रिटन फॉर्म में होते हैं। हिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो रिटन फॉर्म को हम लिटरेरी सोर्स कहते हैं और नॉन रिटन फॉर्म को हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड हाउ टू गेट अ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लें आप लोग, फिर हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं और आगे इतिहास के बारे में बात करते हैं। अभी आपने हिस्ट्री के मीनिंग को समझा और ये आपने समझा कि पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती कैसे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं या हिस्ट्री में किसकी बात होती है, तो आप लोगों का जनरली जो आंसर होगा, आप कहोगे भैया हिस्ट्री में पास्ट की बातें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हिस्ट्री में किसकी बातें होती हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं। चलिए एक एग्जांपल समझाता हूँ। बेसिकली जब आप पास्ट की बातें करते हैं, पास्ट यानी अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जनरली तौर पे आप क्या कर रहे होते हैं? टॉक कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उसके बारे में इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डिटेलिंग कर रहे होते हैं। हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही होता है। हिस्ट्री में बेसिकली आप पास्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो क्या मैं एक सिंपल सी भाषा में, सिंपल से शब्द में कह सकता हूँ कि हिस्ट्री इज अ टॉक, हिस्ट्री एक तरह की बात होती है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हिस्ट्री का मतलब है, हिस्ट्री का मतलब होता है बातें। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? बातें। ओके, हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? बातें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बातें कितनी तरह की होती है? आपको भैया बातें कितनी तरह की होती है? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि बातें कितनी तरह की होती है। तो याद रखिएगा, बातें बेसिकली दो तरह की होती है। एक बात जो हम अपनी करते हैं, या फिर कुछ बातें ऐसी होती है जो हम दूसरों की करते हैं। तो इन्हीं बातों के आधार पर जब आप अपनी बातें करते हैं, किसकी बात करते हैं? अपनी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हिस्ट्री के अंदर कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? इंडियन हिस्ट्री।
हिस्ट्री। ओके, और जब आप दूसरों की बात करते हैं, योर सेल्फ एक तरह का, जब आप दूसरों की बात करते हैं तो उसे वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, समझ में आया कुछ आपको? शायद कंफ्यूजन हो रही होगी इन दोनों शब्दों से आपको। कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो देखिए, हिस्ट्री को मैंने कहा कि हिस्ट्री का मतलब होता है बातें। ओके, बातें दो तरह की होती है। जब हम अपनी बात करते हैं तो उसे इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, और जब हम दूसरों की बातें करते हैं तो उसे वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको? अब सवाल यह आ रहा होगा कि इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है और वर्ल्ड हिस्ट्री किसे कहा जाता है। इंडियन हिस्ट्री जो कहा जाता है, जनरली तौर पे आपने टीचर से ये कहते हुए सुना होगा कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरली तौर पे आपने सुना होगा कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। सेम यहाँ पर यही है। आप पूछ रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री क्या होती है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो हिस्ट्री जो इंडिया के बारे में बताए, वो हिस्ट्री जो इंडिया के बारे में बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। ओके, सेम ऐसा ही वो हिस्ट्री जो वर्ल्ड के बारे में बताए, वो हिस्ट्री जो वर्ल्ड के बारे में बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। जो हिस्ट्री इंडिया के बारे में बताए वो इंडियन हिस्ट्री कहलाती है, और जो हिस्ट्री वर्ल्ड के बारे में बताए उसे वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। चलो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, आप सभी इंडियन हैं, तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या होगा। बेसिकली हमें अपने बारे में ही पढ़ना होगा। बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो कहाँ पर है? वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? तो वर्ल्ड का मतलब आप कहेंगे कि भैया वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, दुनिया। जी नहीं, वर्ल्ड का मतलब होता है 195 देशों से 195 कंट्री का एक ग्रुप। 195 कंट्री का क्या है? ग्रुप। इस ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड कहते हैं। अब आप थोड़े से हैरान और परेशान हो गए होंगे कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर 195 कंट्री के बारे में पढ़ना होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 195 देशों के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी आपको वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप हर एक चीज याद रखते हो? मतलब जब से आपका जन्म हुआ है और आप अगर आज 15-20 साल के हो चुके हो, तो क्या आपको अपने लाइफ की हर एक चीज याद है? आप कहोगे जी नहीं भैया, हमें कुछ चीजें याद हैं, हाईलाइटेड चीजें याद हैं जो हमारे लिए मेमोरेबल हैं। कुछ चीजें कुछ मेमोरी हमारी थोड़ी सी बैड है, तो कुछ अच्छी हमारे लिए गुड है। सेम ऐसा ही इतिहास के साथ है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम सबकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ की बात करेंगे। अब इसमें कुछ में मतलब क्या है? हमें सिर्फ पढ़ना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिकली जो चीजें हुई, जो इंसिडेंट हुए, जिनका इम्पैक्ट हम पे पड़ा, उस चीज को पढ़ना है। हिस्ट्री भी क्या कहती है? हिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है, हिस्ट्री में वही बातें होती हैं जिसका इम्पैक्ट हो, चाहे वो रीजनल हो या फिर ब्रॉड। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा।
हिस्ट्री में हम किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री में सिर्फ हम उन्हीं चीजों की बात करते हैं जिसका इम्पैक्ट होता है कैसा, या तो रीजनल या फिर ब्रॉड। ओके, यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम 11th क्लास में बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। ओके, वो क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे कहूं कि आपको किसकी बात करना पसंद है, तो आप बहुत सारे लोगों के नाम ले लोगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको किसकी बात ज्यादा करना पसंद है, अपनी या दूसरों की? तो आप सब में से ज्यादातर बच्चों का आंसर जो होगा कि हमें दूसरों के बारे में बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मटेरियल ज्यादा होगा बात करने के लिए। ओके, सेम ऐसा ही आपको 11th क्लास में आपके बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा, बल्कि वर्ल्ड के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 11th क्लास की हिस्ट्री के अंदर, 11th क्लास के हिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को। 11th क्लास की हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री को। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम कुछ ही टॉपिक की बात करेंगे, कुछ ही इंसिडेंट की बात करेंगे। इसलिए आपकी 11th क्लास की जो बुक है हिस्ट्री की, उसे थीम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री रखा गया है, यानी विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं। ओके, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री बेसिकली बातें होती है। ये बातें जो होती है या तो अपनी होती है या किसी और की होती है। जब हम किसी और की करते हैं तो उसे वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है, और जब हम अपनी करते हैं तो उसे इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। और मैंने आपको अभी समझाया कि इतिहास में सिर्फ हम उन्हीं चीजों की बात करते हैं जिनका इम्पैक्ट या तो रीजनल होता है या ब्रॉड होता है, यानी या तो वो चीज हम पे असर करती हो या दूसरों पे असर करती हो। ओके, अब इसे आप नोट कर लें। अब हम आपको 11th के फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। 11th का फर्स्ट चैप्टर बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट पर बेसिस है। इसमें खास तौर पे आप मानव विकास के बारे में समझेंगे। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपके पूर्वज कौन थे? हु इज योर एंसेस्टर? तो आपका आंसर क्या होगा? जनरली तौर पे ज्यादातर बच्चे आंसर देंगे हमारे दादा के दादा परदादा, इस तरह से आप कहेंगे कि वो पूर्वज थे। बट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जो ये थिंकिंग थी या ये सोच थी, इसमें आया एक टर्निंग पॉइंट। ये कब आया? ये आया 24 नवंबर 1859 को, 24 नवंबर 1859 को, जब एक व्यक्ति की किताब आई। उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक थ्योरी दी अपनी किताब के अंदर, जहां उन्होंने कहा कि हमारा जो जन्म है वो जानवर से इंसान में हुआ है। बेसिकली हम पहले एक जानवर थे, एनिमल थे, और इसके बाद हम क्या बने? एक इंसान बने। और उनका कहना है कि ये जो प्रोसेस है ये अचानक से नहीं हुआ। इस प्रोसेस को होने में काफी लंबा समय लगा। इसी वजह से हम एनिमल और ह्यूमंस के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख पाते हैं, और इसी डिफरेंस की वजह से हम अलग अलग आइडेंटिटी में जी पाते हैं। तो इसको जरा समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक बुक आई 24 नवंबर 1859 को, 24 नवंबर 1859 को। इस दिन एक बुक लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, ऑन द origin of species, on the origin of species। इस बुक को लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने।
इन्होंने इसमें क्या बताया था? इसमें इन्होंने कहा कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन इवेल्युएट हुआ है, ह्यूमन का जन्म जो हुआ है वो एनिमल से ह्यूमन में हुआ है। ओके, किस में हुआ है? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी कि हम पहले एक जानवर थे, उसके बाद हम क्या बने? एक ह्यूमन बने। इस किताब के थ्रू हमें जानकारी मिलती है कि मानव जैसा दिखने वाला, यानी मानव जैसा दिखने वाला धरती पर सबसे पहला जो प्राणी पैदा हुआ था वो लगभग 56 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, यानी 56 लाख वर्ष पहले आपको इस तरह के मानव देखने को मिले थे। ये बेसिकली क्या थे? एक एनिमल थे, यानी ये 4 पैरों पे चला करते थे। इसके बाद कहा जाता है कि हमारे जैसे इन द प्रेजेंट टाइम, जैसे हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं, तो हमारे जैसे देखने वाले जो मानव थे वो लगभग वो लगभग 10 लाख मिलियन ईयर्स अगो पहले पैदा हुए थे, जो 2 पैरों पे चल सकते थे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इनका मोटे तौर पे पूरा जो लाइफ था या लाइफ का अधिकतर जो पार्ट था वो 4 पैरों पर ही बीता, यानी पूरी तरीके से ये ह्यूमन नहीं थे लेकिन ह्यूमन जैसे दिखते थे। तो इस तरह से आपने क्या समझा अभी कि 24 नवंबर 1859 को एक किताब लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी कि हमारा जो जन्म है वो एनिमल से ह्यूमन में हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपके पूर्वज कौन हैं। इन्होंने कहा कि भैया आपके जो पूर्वज थे वो जानवर थे। अब इसमें आप देखते हो कि कई बार आपको कहा जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, मंकी थे। इस थ्योरी की वजह से ऐसा कहा जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पंडित शादी में 7 फेरे क्यों लगवाते हैं? आप में से ज्यादातर बच्चों को ये आंसर मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं इसको हिस्टोरिकल वे में आपको जवाब देना चाहूंगा। जैसे क्लास आगे बढ़ती है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, जहां आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है इन द हिस्टोरिकल सेंस। ओके, तो इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लें आप इसे। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया उस समय के जो मानव थे वो कैसे दिखते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हो रहा है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि भैया उस टाइम पीरियड की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लेरिफाई किया था कि जब हमें अपने पास्ट की जानकारी हासिल करनी होती है तो हम अपने खबरी को बुलाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री की लैंग्वेज में खबरी किसे कहा जाता है? सोर्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोर्स को। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अर्ली ह्यूमन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब इससे हमें किसकी जानकारी मिलेगी? इससे हमें ये जानकारी मिलेगी अर्ली ह्यूमन के प्रेजेंस की, कि इससे पहले भी मानव रहते थे या नहीं रहते थे। ओके, अब वो कौन कौन से सोर्स हैं जो हमें क्लेरिफाई करते हैं कि आज से 10,000 करोड़ साल पहले भी मानव रहा करते थे? तो इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो है आपका स्टोन टूल्स। किसका आता है? स्टोन टूल्स का नंबर सबसे पहले आता है। स्टोन टूल से हमें अर्ली ह्यूमन के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड जो आपका सोर्स है
वो है ह्यूमन फॉसिल्स। क्या है? ह्यूमन फॉसिल्स। इससे भी हमें मानव के बारे में जानकारी मिलती है। थर्ड है केव पेंटिंग। केव पेंटिंग, इससे भी हमें मानव के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप कहोगे भैया स्टोन टूल से, ह्यूमन फॉसिल से और केव पेंटिंग से कैसे हमें जानकारी मिलती है? तो बेसिकली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप औजार बना सकते हो? तो आप कहोगे जी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ, ध्यान रखिएगा, मुझे एक हथौड़ी, एक हैमर बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। आप अपने प्यारे किसी जानवर को, जैसे मान लीजिए अपने घर में आपने रखा होगा डॉग, कुत्ते को, उसको कहिए कि भाई हैमर बनाकर, हथौड़ा बनाकर दिखा, तो क्या वो बना देगा? तो आप कहोगे जी नहीं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब हम आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने खोज करना स्टार्ट करा, तो उस टाइम पीरियड के कुछ ऐसे स्टोन टूल्स मिले जो ये क्लेरिफाई करते हैं कि ये कोई जानवर नहीं बना सकता बल्कि इंसान ही बना सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लेरिफाई हुआ कि स्टोन टूल्स कैसे अर्ली ह्यूमन को क्लेरिफाई करता है। ऐसे ह्यूमन फॉसिल्स, फॉसिल्स यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? ये एक तरह के रिमेन्स होते हैं, एक बचे हुए अवशेष होते हैं। अब ये रिमेन्स किसी के भी हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या ह्यूमंस हो, एनिमल हो, किसी के भी आपके रिमेन्स हो सकते हैं। ये एज इट इज कई सालों तक पड़े रहते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रॉक्स में, स्टोन में, पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और इसी वजह से इन्हें क्या आ जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। ऐसे ही ह्यूमन फॉसिल्स से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? अर्ली ह्यूमन के बारे में, यानी आदि मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी तरफ देखिए केव पेंटिंग। अगर मैं कहूँ कि भैया आपका प्यारा जो कुत्ता है, क्या वो पेंटिंग बना सकता है? आप उसे पेंट दीजिए तो ऑब्वियसली सी बात है, वो क्या करेगा? अपना पैर पेंट में डालेगा और दीवारों पे अपनी छाप मार देगा। लेकिन क्या वो क्लेरिफाई कर पाएगा? क्या वैसी पेंटिंग बन पाएगी? अगर मैं कहूँ कि आप मेरी पेंटिंग बनाइए, तो आप मेरी ऑब्वियसली सी बात है पेंटिंग बना देंगे। लेकिन मैं उसी जानवर से कहूँ अगर पेंटिंग बनाने के लिए, तो आप कहोगे भैया इम्पॉसिबल है, वो बना ही नहीं सकता। तो इससे भी हमें क्या जानकारी मिलती है कि आज से 1000 साल पहले भी मानव रहते होंगे। तो इन तरीकों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ह्यूमन के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि अर्ली ह्यूमन यानी आज से 10,000 साल पहले जो पैदा हुए, 56 लाख वर्ष पहले पैदा हुए, वो मानव थे या नहीं थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इससे मिलती है। तो इसे एक बार नोट कर लें आप लोग। स्टोन टूल्स, ह्यूमन फॉसिल्स और केव पेंटिंग्स, ये क्या है? वो सोर्स है, वो खबरी हैं जो आपको अर्ली ह्यूमन के बारे में क्लेरिफाई करते हैं। इसे नोट कर लें। अब हम बात करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसान का जो जन्म था वो अलग अलग तरीकों से हुआ है। इसके लेकर काफी ज्यादा डिबेट है। कुछ इतिहासकारों का, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसान एक जगह पर पैदा हुआ, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का कहना है कि जो ह्यूमन है वो अलग अलग जगह पर पैदा हुआ। इसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ थ्योरी, कि मानव का जन्म कैसे हुआ। तो बेसिकली ज़्यादातर हिस्टोरियंस का कहना है कि कुछ इंसान एक जगह पैदा हुए और कुछ इंसान अलग जगह पैदा हुए, जिनका ये मानना है कि इंसान पहले एक जगह पर पैदा हुआ, उसके बाद वो अलग अलग जगह पर गया। वो अलग अलग जगह पर गया। इंसान एक जगह पैदा हुआ, फिर वो अलग अलग जगह गया। उस थ्योरी को इस चैप्टर में रिप्लेसमेंट मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्लेसमेंट मॉडल। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रिप्लेसमेंट मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल ये कहता है कि जो ह्यूमन थे वो एक जगह पर पैदा हुए, उसके बाद वो अलग अलग जगह पर गए हैं।
दूसरी तरफ बात करें तो कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वो अलग अलग जगह पर पैदा हुए, फिर वो एक दूसरे से संपर्क में आए। इस तरह से उनकी जो आइडेंटिटी थी वो एक जैसी दिखने को मिली। इसे कहा गया हिस्ट्री की लैंग्वेज में रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। क्या कहा गया? रीजनल रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ये दो तरह की आपकी थ्योरी है। ओके, इसे मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ दोबारा से कि ओरिजिन ऑफ थ्योरी यानी मानव का जन्म कैसे हुआ, इसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट है। कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि इंसान एक जगह पे पैदा हुआ, फिर वो अलग अलग जगह पे गया। इस प्रोसेस को, इस मेथड, इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? रिप्लेसमेंट मॉडल कहा जाता है। यदि हम बात करें दूसरी तरफ तो कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि मानव अलग अलग जगह पर पैदा हुआ, फिर वो आपस में कनेक्ट हुआ। इस वजह से उसके रहने सहने खाने पीने का तरीका क्या है? एक जैसा है। इसलिए आज ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको एक जैसे मानव देखने को मिलते हैं। इससे कहा गया रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ओके, आपको समझ में आ गया है तो आप इसे नोट करें, फिर आगे की क्लास। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। कहा जाता है कि मानव का जो विकास है वो जानवर से इंसान में हुआ है। यानी वो पहले एनिमल था, फिर उसके बाद वो ह्यूमन बना। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ये थ्योरी किसने दी है? चार्ल्स डार्विन ने दी है। किस बुक में इसकी जानकारी मिलती है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसकी जानकारी हमें मिलती है, जो कि 24 नवंबर 1859 को पब्लिश हुई थी। अब इसमें बेसिकली बताया गया है कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस के तहत हुआ है। अचानक से वो एक जानवर से इंसान में कन्वर्ट नहीं हुआ है। कहा जाता है कि उसे एक जानवर से इंसान बनने में 7 स्टेप लगे। कितने स्टेप लगे? 7 स्टेप। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट की। और कहा जाता है कि बेसिकली पहले हम लोग एक एनिमल थे, उसके बाद हम किस में कन्वर्ट हुए? एक ह्यूमन में कन्वर्ट हुए। हम पहले एनिमल थे, देन उसके बाद किस में कन्वर्ट हुए? ह्यूमन में। इसमें हमें 7 स्टेप का टाइम लगा। और एक स्टेप कहा जाता है कि लाखों करोड़ों सालों का था। यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें कह सकते हो कि कई सालों का समय लगा, लाखों करोड़ों सालों का समय लगा। ओके, लाखों करोड़ों सालों का समय हमें लगा। इस तरह से हम एक इंसान, जानवर से इंसान बन पाए। उसकी जरा डेवलपमेंट मेथड देख लेते हैं कि किस तरह से हुआ। तो शुरुआत में हिस्टोरियंस ने क्या करा था? चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी क्रिएचर हो, उन सबको एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा किया था। उस ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया था? मैमल्स। ओके, अब होता क्या है, समय के साथ साथ उस मैमल्स में रहने वाले जितने भी आपके क्रिएचर थे उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, क्योंकि सबके उठने बैठने का तरीका, रहने सहने का तरीका, जो भी चीजें थी, ध्यान रखिए, सब अलग अलग थी, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। उसी ग्रुप से बाहर निकल के आए कुछ क्रिएचर, जिन्हें आने वाले टाइम में हमने प्राइमेट्स कहा। और यहीं से ह्यूमन हिस्ट्री की कहानी स्टार्ट होती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम किस ग्रुप में थे? मैमल्स में थे। देन इस ग्रुप से जब हम बाहर आए तो हम किस में बाहर आए? प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में हम बाहर आए। इस प्राइमेट से जब एवोल्यूशन हुआ, यानी कुछ समय के बाद जब प्राइमेट से कुछ क्रिएचर, जीव जंतु बाहर निकल के आए, तो उन्हें कहा गया होमिनोइड्स। क्या कहा गया? होमिनोइड्स।
यानी जो इंसान की तरफ एक कदम आगे बढ़ गए बनने की तरफ, तो उन्हें क्या कहा गया? होमिनोइड्स कहा गया। ओके। फिर इनमें कुछ चेंज आया, ये इंसान की तरफ एक और कदम आगे बढ़ गए, तो उसे नाम दिया गया होमिनीड्स। क्या कहा गया? होमिनीड्स। फिर इस होमिनीड में चेंज आया और एक इंसान के कदम की तरफ एक बार और बढ़े, तो इस होमिनोइड से डेवलप हुआ होमो। क्या डेवलप हुआ? होमो। और इन दोनों के बीच कहा जाता है कि जो होमिनोइड्स कंप्लीटली चेंज हुए, इंसान की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गए, वो इंसान जैसी हरकतें करने लगे, उन्हें तो होमो कहा गया। ओके। और जो कह सकते हो ना तो वो होमिनोइड्स रह पाए और ना होमो में कन्वर्ट हो पाए, तो ऐसे क्रिएचर को कहा गया आस्ट्रोपिथिकस। क्या कहा गया? आस्ट्रोपिथिकस। आस्ट्रोपिथिकस। ओके। जो होमिनिड्स कंप्लीटली चेंज हो गए, इंसान की तरफ एक और कदम आगे बढ़ गए, उन्हें होमो कहा गया। जो बीच में रह गए, उन्हें ऑस्ट्रोपिथिकस कहा गया। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा कि होमो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है मैन। होमो का मतलब क्या होता है? मैन। ये जो वर्ड है बेसिकली फीमेल और मेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? फीमेल और मेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप फीमेल को भी होमो कह सकते हो और मेल को भी होमो कह सकते हो। कहा जाता है कि इसी होमो से डेवलप हुए बाकी आपके। ओके। तो इससे डेवलप हुए आपके होमो हैबिलस, यानी वो इंसान जो औजार बना सकते थे, उन्हें होमो हैबिलस कहा गया। जो इंसान खड़े सीधे खड़े होकर चल सकते थे, उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। में होमो इरेक्टस कहा गया। और जिनके पास दिमाग आ गया, जो सोच और समझ सकते थे, उन्हें कहा गया होमो सैपियंस। और इसी होमो सैपियंस को मॉडर्न ह्यूमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न ह्यूमन कहा जाता है। यानी अगर हम देखें तो हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। यानी वी आर ऑल होमो सैपियंस। यानी हमारा जो जन्म है बेसिकली वो किस फॉर्म से हुआ है? पहले हम प्राइमेट्स थे, प्राइमेट से फिर हम होमिनोइड्स हुए, होमिनोइड्स से हम होमिनिड्स में कन्वर्ट हुए, होमिनिड्स से हम होमो में गए, होमो से हम होमो हैबिलस में गए, देन उसके बाद होमो इरेक्टस में गए, फिर होमो सैपियंस में गए। और होमो सैपियंस को लास्ट स्टेज कहा जाता है ह्यूमन का। यानी बेसिकली इस टाइम पीरियड में हम चार पैरों पे चलते थे। देन उसके बाद हम इस प्रोसेस में भी ज्यादातर अपना जो लाइफ था वो सरवाइव किस में कर रहे थे? चार पैरों पे ही कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हमने यहाँ से स्टार्टिंग की दो पैरों पे चलने की, और यहाँ पर स्ट्रेट हम खड़े हो चुके थे, और यहाँ पे पूरी तरीके से मानव बन गए थे। इस तरह से इसे साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस मॉडर्न ह्यूमन का कहा जाता है। ये डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि हमें कितने स्टेप लगा? इसमें लगे 7 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि हम प्राइमेट से होमो सैपियंस बनने में हमें कितना टाइम लगा? 7 स्टेप का टाइम लगा। तो हिस्ट्री की लैंग्वेज में आपसे कहा जाए कि आपकी जो शादी करवाई जाती है बेसिकली ये बताने के लिए कि पहले आप एक इंसान जानवर थे, देन उसके बाद आप क्या बने? एक मानव बने।
और बेसिकली आपने देखा होगा कि ह्यूमन जो इंडियन नेचर है वो ऐसा है कि आपको बड़ा तभी मानता है जब आपकी शादी हो गई हो, उससे पहले वो आपको बड़ा नहीं मानता है। वो बेसिकली इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि हमें एनिमल से बनने में 7 स्टेप लगा। अब आपको अच्छी तरह समझ में आया कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसको नोट कर लें, देन उसके बाद आगे की क्लास बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि उस टाइम का मानव खाना कैसे प्राप्त करता था। वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। उस टाइम का जो मानव था वो कैसे खाना प्राप्त करता था। तो ओबियसली सी बात है, अगर मैं कहूँ कि आप उस टाइम में अगर होते तो आप कैसे खाना खाते, तो आप सोचने में मजबूर हो जाओगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, आप कह सकते हो कि आपके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड हो जाओगे। सेम ऐसे ही उस टाइम के जो ह्यूमन थे वो पूरी तरीके से टोटली नेचर पे डिपेंड थे। यानी जंगल में उनका रहना सहना सब कुछ होता था और जंगल से ही वो सभी चीजें खाने के लिए प्राप्त करते थे। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो सबसे पहला जो तरीका था, यानी वो खाना प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहले इस्तेमाल करते थे वो क्या करते थे? गैदरिंग इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे? गैदरिंग। यानी उनका खाना खाने का सबसे जो पहला तरीका था वो था गैदरिंग। यानी जो भी चीजें पेड़ों पेड़ों से नीचे गिरी रहती थी उसे उठाकर उसे कलेक्ट कर लिया करते थे और उसी को खाया करते थे। ये एक सबसे आसान और स्टार्टिंग वाला तरीका है जिससे वो खाना ढूंढा करते थे और खाना खाया करते थे। अगर बात करें तो थोड़े समय के बाद जब उन्होंने टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने क्या करा कि एक और तरीका ढूंढा जिसे कहा गया हंटिंग। क्या कहा गया? हंटिंग। हंटिंग से भी वो अपने खाना जो था उस खाने का जुगाड़ करने लगे थे। इस तरीके से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो हंटिंग ये प्रोसेस बाद में हुई। याद रखिएगा, गैदरिंग पहले स्टार्ट हुई है, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हुई है? हंटिंग। हंटिंग के अलावा एक और तरीका है जिसे हम लोग स्केविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केविंग। इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें बेसिकली बड़े जो जीव जंतु होते हैं, बड़े जानवर जो होते हैं, वो छोटे जानवर का शिकार करते हैं और उसके बाद कह सकते हो कि खाना खाने के बाद, यानी उनको खाने के बाद उनकी डेड बॉडी को, बचे हुए मटेरियल को छोड़ देते हैं, फिर उसी को कोई और खाता है। तो इस तरीके से जो बचे हुए आपका मतलब एक खाना खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्केविंग कहते हैं। यानी मरे हुए जीवों को खाना क्या कहलाता है? स्केविंग कहलाता है, जो किसी और के थ्रू मारा गया है। आपका एक और तरीका ध्यान रखेगा, वो है फिशिंग। यानी फिशिंग के द्वारा भी इंसान अपना भोजन इकट्ठा करते थे। किसके द्वारा? फिशिंग के द्वारा भी इंसान जो थे, मानव थे, वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या समझा? यहाँ पर ये समझा कि जो अर्ली ह्यूमन थे, कौन? अर्ली ह्यूमन, वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते थे, कौन कौन से तरीके थे। बेसिकली उनके पास 4 तरीके हैं अपना खाना प्राप्त करने के। पहला तरीका है गैदरिंग, दूसरा तरीका है हंटिंग, तीसरा तरीका है स्केविंग और चौथा तरीका क्या है? फिशिंग। इनके बारे में आपको क्लेरिफाई किया गया कि ये क्या चीज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अपने बारे में भी काफी अच्छा आप लोगों ने समझा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नए इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में बात करने के लिए, जहां आपको वर्ल्ड के बारे में कुछ और भी जानकारी देंगे।